नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक एक्शन लिया गया है और एक्शन लिया गया है दो महिलाओं को निष्कासित करने की कार्रवाई का एक्शन। उनमें से एक महिला ऋचा सिंह हमारे साथ मौजूद है, प्रयागराज की तेज तर्रार नेता। ऋचा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। बहुत धन्यवाद मेघना जी। ऋचा जी, जानकारी के मुताबिक आपको और रोली जी को इसलिए निष्कासित किया गया है क्योंकि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जो टिप्पणियां कर रहे थे रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर, उनका पलटवार किया था, उनका विरोध किया था, इसीलिए आपको निष्कासित किया गया है। क्या आपको भी मीडिया की तरह ये खबर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ही मिली या आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई नोटिस दिया गया था? जी बिल्कुल मेघना जी, मुझे ट्विटर हैंडल से ही ये जानकारी मिली और फोन के मैसेजेस से ये जानकारी मिली कि मेरा निष्कासन कर दिया गया। और जिसके बाद मेरा पहला सवाल यही था कि कम से कम समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए था। अगर हमारा निष्कासन किया भी जाना था तो हमें एक नोटिस जारी की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दूसरा, आप देख सकती हैं कि ट्विटर हैंडल पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि निष्कासन किया जाता है। जी। उसके पीछे कोई तथ्य नहीं रखे गए कि आखिर किस कारण से, क्योंकि अनुशासनहीनता मेरे द्वारा कोई की नहीं की गई। मैं जो है 10 साल से पार्टी में हूँ, मैं अनुशासनहीनता में ना भरोसा रखती हूँ, क्योंकि मैं इसको लोकतंत्र में ही स्वस्थ नहीं मानती कि अनुशासनहीनता की जाए। लेकिन आपने जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धता करते हुए दो महिला नेताओं को निष्कासन का, निलंबन का आदेश जारी कर दिया और उसके पीछे तर्क ये दिए गए कि मैंने रामचरितमानस के पक्ष में जो अपने जो है विचार व्यक्त किए थे, उसके चलते ये हुआ है। तो उसी समाजवादी पार्टी में तमाम पुरुष नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो महिला नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई। मैं इससे ये नहीं स्थापित करना चाहती कि मेरे ऊपर क्यों कार्रवाई हुई, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि रामचरितमानस के पक्ष में, जो कि इस देश की संवैधानिक आत्मा है। मेघना जी, हम एक आजाद भारत में निवास करते हैं। हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म मजहब के जो लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का किसी भी तरीके से अनादर नहीं किया जाना चाहिए, हमारे देश का संविधान कहता है। और लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान किया जाना लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है। अगर हम लोकतंत्र के पहले सिद्धांत को ही धता कर देंगे, हम अपने संविधान को ही नहीं मानेंगे, तो आखिर हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। और मैंने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन मुझे पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो वनवास झेलना पड़ा था, अगर मुझे भी राजनीतिक वनवास झेलना पड़ता है तो ये मुझे सहर्ष स्वीकार है। लेकिन इस देश के संवैधानिक आत्मा पर किसी भी तरीके का प्रहार मुझे स्वीकार्य नहीं है। ऋचा जी, आपने खुद ही कहा कि पुरुष नेताओं ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन आखिर ये कार्रवाई आपको क्यों लगता है कि सिर्फ दो महिलाओं पर ही की गई है? देखिए, महिलाओं की राजनीति में स्वीकार्यता बहुत जो है लगभग ना के बराबर है। और समाजवादी पार्टी में जहाँ पे महिलाएं बहुत कम संख्या में हैं, जहाँ पे महिलाओं को जो है मंच नहीं दिया जाता है। अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें 70 लोगों में 5 महिलाएं हैं। आपको महिलाएं नहीं मिली कि आप उनको डिसीजन मेकिंग बॉडी में शामिल कर पाते। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल इसके इतर ये भी है कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की हिमायत कर रहे हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो 4 बार बसपा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए क्या शब्द नहीं इन्होंने कहा जब पार्टी को छोड़ा। और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मंत्री रहे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम लोग समाजवादी पार्टी में थे और जब हम लोग जो है जन मुद्दों पे आंदोलन करते थे तो यही स्वामी प्रसाद मौर्य पुलिस और डीजीपी से कहलवा कर हम लोगों के ऊपर लाठियां चलवाते थे और हम लोगों के ऊपर मुकदमे लिखवाए गए। आज मूल समाजवादी में और अवसरवादी समाजवादियों में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं भेद कर पाई? आखिर समाजवादी पार्टी ये सवाल क्यों नहीं कर पा रही और जनता के सामने नहीं रख पा रही है कि धर्मांतरण कानून को जो है विधान परिषद में रखने वाला कौन था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की जो है धर्मपत्नी के लिए तमाम घोर आपत्तिजनक बातें बीच सदन में कही थी, जिसका उस समय पुरजोर विरोध भी हुआ था। तो आज अवसरवादी राजनीति के चलते जो कि सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। ये बहुत दुखद विषय है। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा लोहिया की विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के
अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, और हम लोग भी इस देश के अंतिम व्यक्ति और अन्याय के खिलाफ अपना जो है विरोध और अपना संघर्ष करते हैं। और समाजवादी पार्टी में तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग तो अल्पसंख्यक हैं, तो लेकिन हमारे हितों का तो कोई ध्यान नहीं रखा गया, और सबसे पहले जातिगत टिप्पणी करके और जातिगत हमले करके हम लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। मुझ पर लगातार बहुत तरीके से हमले किए जा रहे हैं। मेरा पूरा मैसेज बॉक्स तमाम तरीके की अभद्र टिप्पणियों से भरा हुआ है। मेरी सुरक्षा को आपने लगातार कई ट्वीट्स किए हैं, महिषासुर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। आपने ये भी बताया है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस किए जा रहे हैं, आप पर कटाक्ष किया जा रहा है, लोग हंस भी रहे हैं और बहुत कुछ बोल भी रहे हैं, लेकिन आप डटकर खड़ी हैं और लड़ना चाहती हैं। लेकिन 24 घंटे का वक्त बीत गया है और जैसे कि आप प्रयागराज की युवा तेजतर्रार नेता के तौर पर जानी जाती हैं, समाजवादी पार्टी में भी लोग आपकी बात करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के किसी सीनियर लीडर ने या फिर अखिलेश यादव की तरफ से कोई मैसेज आप तक नहीं पहुंचाया अब तक? देखिए, मैंने पिछले दिनों लगातार माननीय अखिलेश यादव जी से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, उनको पत्र लिखकर इसको स्पष्ट करने की कोशिश की कि रामचरितमानस को लेकर लोगों में जन भावनाओं का जो है असम्मान हो रहा है, जन भावनाओं में आक्रोश है। और मैंने आपको याद होगा कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से कुछ महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। मैंने उस वक्त भी अपना प्रतिरोध जाहिर किया था। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ये प्रतिरोध है। मैंने स्पष्ट कहा था कि कोई भी महिला किसी भी विचारधारा से आती हो, उसके लिए अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये दुखद है कि जो गाली लिख रहे थे उन लंपटों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं, और हम जो संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर संसदीय भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, हमें समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये एक शुभ संकेत भी है कि इस देश की आधी आबादी को और महिलाओं को और युवाओं को ये पता चल सके कि समाजवादी पार्टी में किस तरीके से संघर्षशील महिलाओं का अपमान किया जाता है। मुझे ये कहते हुए दुख है। ऋचा जी, एक समाजवाद जो डिंपल यादव को आगे लाता है और वोट मांगता है, और दूसरा समाजवाद जो फिलहाल आपको अभी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी, क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लाने के बाद या फिर राजनीति में ज्यादा आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा से ये भी भूल गए हैं कि महिलाओं को किस तरह से सम्मान देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो महिलाएं किसी पॉलिटिकल लीगेसी से नहीं आती, जो राजनीतिक परिवार से नहीं आती, उनकी स्वीकार्यता बड़ी देर से हो पाती है या फिर नहीं भी हो पाती है। लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहेगा। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। क्यों नहीं इनसे सवाल किया जाता है कि अभी तक इनकी बेटी जो है सत्ता पक्ष के साथ है, और अभी तक वो संघमित्रा मौर्य को सामाजिक न्याय का पाठ क्यों नहीं पढ़ा पाए हैं? तो ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, और मैं कहना चाहती हूँ कि वो मंत्री रहे, लेकिन क्या कभी उन्होंने दलित महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए कोई लोक कल्याण की नीति जमीन पर उतारी? क्या जो है पिछड़े समाज के तबके से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए कभी उन्होंने छात्रवृत्ति की बात की? आप रामचरितमानस पे बात करना चाहते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं, जिससे समाज को कुछ हासिल नहीं होने वाला है सब, केवल सामाजिक विद्वेष फैलने के। लेकिन आप वर्तमान में महिलाओं की, पिछड़ों की, दलितों की नीतियां जिससे वो मुख्य धारा में आ सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है स्वस्थ राजनीति का। ये अवसरवादी नेता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछा जाना चाहिए कि गेस्ट हाउस कांड पे क्यों चुप बैठे हुए थे? दलित भी थी, महिला भी थी, बहन जी। अगर पार्टी की तरफ से आपको वापस बुलावा आता है या बातचीत करने की कोई कोशिश होती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मुझे एक बात समझ में आ गई है कि समाजवादी पार्टी ने लोहिया जी की राजनीति को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, और स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी के आदर्श बन चुके हैं। तो मेरे लिए, मैं स्पष्ट ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस तरीके की छद्म समाजवाद से किसी तरीके से अपने आप को एसोसिएट नहीं करती हूँ। और देखिए, मेरी जाति नहीं बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सोच नहीं बदलेगी। तो अब जनता के बीच में जाकर ही संघर्ष होगा। ऋचा जी, अभी आपने कुछ देर पहले ही ट्वीट किया है, आपके अपशब्द, आपके कुतर्क, आपकी हंसी मेरा हौसला नहीं तोड़ पाएगी। मैं लड़ रही हूँ सत्य के लिए, अन्याय के खिलाफ। मैंने कठपुतली होने को नकारा है, अपने हौसलों से मैं लड़ रही हूँ युवा भविष्य के लिए। इस ट्वीट पर लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे, क्योंकि आपने लिखा है कि मैं युवा भविष्य के लिए लड़ रही हूँ। लड़ने के लिए आप राजनीति में आई, और मुझे ये लगता है कि हर किसी का मकसद ये होता है राजनीति में आने का, हर किसी का नहीं, शायद कुछ युवा नेताओं का, कि वो युवाओं के लिए कुछ कर पाए। लेकिन लोगों को इस बात की चिंता हो रही है
कि आप अब आगे किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगी अगर समाजवादी पार्टी नहीं तो? देखिए मेघना जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 135 सालों में पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, निर्वाचित, है ना। मैंने इस तरीके के निलंबन और निष्कासन का बहुत बार सामना किया है। जब जब गलत का विरोध किया है, मेरा छात्र संघ अध्यक्षी का निष्कासन करने का प्रयास किया गया। मेरी पीएचडी से मुझे निष्कासन करने का प्रयास किया गया और आज फिर एक बार मेरा निष्कासन हुआ है। लेकिन मैंने गलत के खिलाफ पुरजोर तरीके से विरोध किया है और मैंने सही और सत्य और युवा हितों के कल्याण के लिए और युवा हितों के लिए नीतियां बने, इसके लिए मैं लगातार संघर्षरत रही हूँ। मैं आगे भी इसके लिए संघर्षरत रहूंगी, क्योंकि युवाओं का भविष्य, इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या युवा है, इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और कोई भी रास्ता राजनीति का युवाओं और महिलाओं को अलग करके नहीं जाता है। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे और देखिए राजनीति में मैं आई थी और मेरा चाहे जितना विरोध कर लें, मैं राजनीति में बनी रहूंगी। तो आगे अभी आप किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगी, या फिर अगर लगता है कि कोई आगे से बुलावा दे रहा है कि आपको लगता है जुड़ना चाहिए तो जुड़ेंगी? देखिए जहाँ पे भी स्वस्थ राजनीति को बढ़ावा मिलेगा और मैं राजनीतिक अपने जो है उसको आगे बढ़ाऊंगी, अपने राजनीतिक उस पे मार्ग पे आगे चलूंगी और मैं तय करूंगी कि मुझे क्या करना है। लेकिन मैं इस जातिगत विद्वेष के खिलाफ, जो महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की हिंसा, आप मेरे ट्विटर पे देख सकती हैं, इतनी अभद्र भाषा। अरे संसदीय लोकतंत्र है, मैंने संसदीय लोकतंत्र की भाषा में अपनी बात कही, आप संसदीय लोकतंत्र की भाषा में मुझसे बात करें, संवाद करें। लेकिन जिस तरीके का हमला मेरे ऊपर हो रहा है और आप देख सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के द्वारा हो रहा है, यह बहुत दुखद है और ये कहीं ना कहीं महिलाओं को हतोत्साहित करने वाला है। इस देश की आधी आबादी है महिलाएं, उनके बीच में भी आपको वोट के लिए जाना है। आखिर आप उनसे क्या कहेंगे कि एक पढ़ी लिखी महिला, मैंने अपने करियर को, मैंने अपने निजी जीवन को दांव पे लगाया है। मेरा अकादमिक करियर में 2-2 विषय में नेट हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ। उसके बावजूद मेरा किसी विश्वविद्यालय में मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं किया जाता, क्योंकि मैं समाजवादी नेता हूँ, है ना। मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखे हुए हैं, तो मैंने इसकी कीमत चुकाई है, लेकिन मुझे इसका कतई अफसोस नहीं है। ऋचा जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। डिम्पल यादव, जो कि महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उन महिलाओं के लिए जो समाजवादी पार्टी में अच्छी पोस्ट पर हैं और नेता होने के नाते जनता के हितों की बात करती हैं, उन महिलाओं के लिए जो आज आपके साथ नहीं खड़ी हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए मैंने डिम्पल यादव जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। राजनीति में उनकी शालीनता के जितने उदाहरण दिए जाएं उतने कम है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम परिवारों से आने वाली लड़कियों की, महिलाओं के संघर्ष को समझा जाना चाहिए और उसको कम से कम सम्मान दिया जाना राजनीति में बहुत आवश्यक है। वरना आधी आबादी की बात केवल और केवल राजनीतिक जुमलों तक सीमित रह जाएगी और इसका भविष्य नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद ऋचा जी, हमें वक्त देने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए। बहुत धन्यवाद।